Good morning to all of you. Hello. Good morning. Yeah. Good morning. गुड मॉर्निंग मैम. Good morning. कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस पढ़े थे? नहीं पढ़े? चलिए, कोई बात नहीं, बट आज पढ़ लेना आप लोग, ठीक है? पढ़ोगे तो आपको ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए रिक्वेस्ट है, सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे, आपके 2 सब्जेक्ट का रिवीजन होगा, ठीक है? ऑडिट ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स हमारा टॉपिक है. शेयर्स क्या होते हैं? फटाफट से आंसर करो. कंपनी में हिस्सा. और कोई? We can say share capital. शेयर कैपिटल के छोटे पार्ट्स को एक जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज अ शेयर. या कैपिटल के जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं. कंपनी शेयर्स इशू करती है, पब्लिक से, रिलेटिव्स से पैसा लेती है, ठीक है, और अपने डे टू डे एक्टिविटी और बिजनेस चलाती है. डिबेंचर्स क्या होंगे? शेयर होल्डर्स कंपनी के क्या होते हैं? ओनर होते हैं या लाइक ऑनर होते हैं मैम. ओनर डिबेंचर लायबिलिटी होती है बिजनेस को कंपनी. ठीक है. और डिबेंचर्स होते क्या हैं? हम डिबेंचर ऐसे सिक्योरिटीज जो कंपनीज है वो इशू करती है. इट्स लाइक अ लोन फॉर द कंपनी, और जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं दे आर लाइक अ क्रेडिटर टू द कंपनीज. गुड, है ना? लाइक लोन ही होता है डिबेंचर्स, ठीक है. डिबेंचर्स इशू करते हैं, जो भी बंदा उसे परचेज कर रहा है वो कंपनी को क्या दे रहा है? लोन दे रहा है, और वो हमारे एज अ क्रेडिटर ही होते हैं. हमने जो टाइम पीरियड फिक्स किया था 4 इयर्स, 5 इयर्स, 3 इयर्स, आफ्टर दैट टाइम हमें क्या करना पड़ता है? रीपेमेंट करना पड़ता है उन डिबेंचर्स का. डिबेंचर्स पे हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, और शेयर्स पे हम क्या करते हैं? डिविडेंड का पेमेंट करते हैं. तो नाउ आपके ऑडिट के अंदर क्या है? आपके ऑडिट के अंदर है कि अगर मैं कोई शेयर इशू करती हूँ या मैं कोई डिबेंचर इशू करती हूँ, ठीक है, अब मैं उस कंपनी का ऑडिट करने जा रही हूँ. कंपनी ने शेयर डिबेंचर इशू किए हैं, तो कंपनी का अब हम ऑडिट करने जा रहे हैं, तो हम ऑडिट करते टाइम पे क्या क्या चीजें चेक करेंगे, ठीक है? तो आपने यहाँ पे लिखी हुई हर बात या तो अकाउंट्स में पढ़ी हुई है, या फिर आप लोगों ने लॉ के अंदर ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ी हुई है ना? अच्छा, शेयर इशू करने का प्रोसेस पता है सबको? क्या बनाते हैं हम शेयर इशू करने के लिए? प्रोस्पेक्टस. अगर आपको पब्लिक इशू करना है तो यस, अगर पब्लिक इशू करना है तो सारी टर्म्स और कंडीशन शेयर्स इशू करने की किस में रहती है? प्रोस्पेक्टस के अंदर रहती है, ठीक है. अच्छा, शेयर्स कितने टाइप से इशू हो सकते हैं? 3 टाइप. 2 टाइप. कौन कौन से? पब्लिक इशू हो सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं अगर अपन को करना है. वी कैन आल्सो डू राइट शेयर्स, और दी बोनस शेयर्स दिए जाते हैं, उसमें भी दे सकते हैं शेयर्स. ओके, टाइप ऑफ लाइक इशू का मतलब इन कैश और अदर देन? मैम इन कैश, अदर देन कैश, दोनों में हो सकता है. दोनों में हो सकता है, ठीक है. इन कैश में होता है तो क्या होगा प्रोसेस? सबसे पहले हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, एप्लीकेशन कॉल करते हैं, एप्लीकेशन मनी हमारे बैंक अकाउंट के अंदर आता है, देन आफ्टर दैट हम अलॉटमेंट करते हैं, और आगे जो भी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये सारी चीजें. कुछ अरियर होता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं, और किसी ने कॉल इन एडवांस दे दिया हमें तो उसे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है. तो कॉल्स इन एडवांस पे क्या रेट है इंटरेस्ट की? 12%. 12%. और अरियर पे 10 है. हाँ, अरियर पे 10 है, ठीक है. ओके, सो एप्लीकेशन मनी मिनिमम कितने रुपए की होनी चाहिए? 95% होनी चाहिए. हाँ, 90%.
एप्लीकेशन मनी, Ma'am, 25% of nominal value. यस 25% ऑफ, दैट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जो आपने बोला 90% वो होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम हम शेयर्स इशू कर रहे हैं तो मिनिमम 90% शेयर्स अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं तो ही हम शेयर्स इशू कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अगर शेयर मनी मेरे पास में एक्सेस आ जाती है तो मैं उसका क्या करूंगी? रिफंड। मैम प्रो राटा बेसिस पे या तो एडजस्ट कर देते हैं या फिर adjustment रिफंड आता है, कर देते हैं। refund कर देंगे। दो ऑप्शन है मेरे पास में, या तो मैं उसे प्रो राटा पे एडजस्ट करूंगी या फिर मैं उसे रिफंड कर दूंगी। अगर मैं रिफंड करती हूँ तो कितना टाइम पीरियड गिवन है? मैम within 60 days maybe. नो, Within 30 days. 45. 30 डेज। ठीक है, विद इन 30 डेज आपको क्या करना पड़ता है? जो एक्सेस मनी होता है वो रिफंड करना होता है। ओके, नाउ अगर मैंने टाइमली पेमेंट नहीं किया तो उसके ऊपर मुझे विद इंटरेस्ट क्या करना Interest. पड़ता है? रीपेमेंट Interest. करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने शेयर्स और डिबेंचर्स से रिलेटेड पहले कभी ना कभी पढ़ी हुई है। ठीक है, एप्लीकेशन मनी पे जो रेट है वो 25% नहीं, सॉरी 5% लिखा हुआ है। एक्ट के अंदर ओनली 5% लिखा हुआ है ना। Yes, ma'am. तो नाउ मैं और क्या बोल रही, बाकी सारी जो भी छोटी छोटी चीजें और होगी वो हम पढ़ते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अच्छा, अगर मैं अदर देन, ये तो मैंने बात करी सिर्फ कैश से रिलेटेड आपसे, अगर मैं अदर देन कैश इशू करती हूँ शेयर्स तो कैसे इशू कर सकती हूँ अदर देन कैश? मैम लाइक अगर आप ये सेट परचेज कर रहे हो तो उसके बदले में आप कैश पेमेंट के बजाय गिविंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, मैं किसी जो का business- कंसीडरेशन है, हाँ कोई बिजनेस परचेज कर रही हूँ, कोई मशीनरी बिल्डिंग परचेज कर रही हूँ, कुछ भी परचेज कर रही हूँ तो उसका परचेज कंसीडरेशन जो है वो मैं कैश में पेमेंट नहीं करके शेयर्स में पेमेंट कर रही हूँ। अच्छा, शेयर्स किस किस पे इशू किए जा सकते हैं? एट प्रीमियम, डिस्काउंट, पार? मैम, at premium जनरली और- तो प्रीमियम और पार पे ही होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट पे Void होता है। कभी भी इशू नहीं होता है। नहीं नहीं, Except जब पहले 1956 चला करता था एक्ट, उस समय पे शेयर्स को डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता था, बट नाउ अगर आप कोई फ्रेश इशू ला रहे हैं तो कोई भी शेयर डिस्काउंट पे कभी भी इशू नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके, नाउ और क्या पॉइंट था? अच्छा, मैं शेयर्स को, मेरा शेयर मुझे सेल करवाना है तो उसके लिए मैं किसको अपॉइंट करती हूँ? अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स। ठीक है, broker को अंडरराइटर्स को मैं अपॉइंट करती हूँ। तो अंडरराइटर्स को मैं कितना कमीशन देती हूँ तो ये डिपेंड करता है कि शेयर्स इशू कर रही हूँ या डिबेंचर्स इशू कर रही हूँ। पढ़ा है आप लोगों ने शेयर्स पे अंडरराइटर्स को? हाँ, मैम, पढ़ा है। 5% Shares share पे 5% और debenture पे 2.5। 5% और 2.5. एक मिनट, शेयर्स पे कितना परसेंट है? मैक्सिमम 5%. 5%। है ना। और डिबेंचर्स पे कितना परसेंट है? मैम 2.5. 2.5% है ना। तो ये दोनों रेट्स हमें कंपनीज एक्ट 2013 बताता है। तो नाउ ये जो भी प्रोविजंस मैंने अभी आप लोगों से पूछे हैं, ये प्लस इनके अलावा जो भी सेबी ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, इन सबको एक ऑडिटर को चेक करना होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑडिटर को क्या क्या चीजें चेक करनी है? एक तो लॉ की उसने कंप्लायंस की या नहीं करी, तो ये सारा लॉ कंपनीज एक्ट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो कंपनीज एक्ट में शेयर्स से रिलेटेड जो भी प्रोविजन दिया हुआ है वो एज एन ऑडिटर उसे चेक करना पड़ेगा कि क्या कंपनी ने कंप्लाई किया या नहीं किया। लाइक मेरे पास एक्सेस मनी रिसीव हो गया तो 30 डेज में मैंने रिफंड किया या नहीं किया। अगर 30 डेज में रिफंड नहीं किया तो विथ इंटरेस्ट रिफंड किया या नहीं किया। ठीक है, लाइक जो
एप्लीकेशन मनी थी, मुझे बैंक अकाउंट में रिसीव हुई या नहीं हुई, सारी चीजें जो भी अपन ने बोली है वो एक ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा। चेक कैसे करेगा, वही ऑडिट एविडेंसेस के थ्रू चेक करेगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ते हैं क्या क्या लिखे हुए हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी का मीनिंग दिया हुआ है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपको जानने की इच्छा है तो सेक्शन 2 के अंदर जाकर के पढ़ सकते हो। ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नाउ हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि कंपनी ने अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी किया है, एज एन ऑडिटर आप उसकी कैसे चेकिंग करेंगे। तो चेकिंग के लिए अपने को कंपनीज एक्ट की कंप्लाइंसेस वाले पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, प्लस हमें क्या लिखना है, थोड़ी सी अकाउंटिंग से रिलेटेड पॉइंट लिखने कि अकाउंटिंग सही करी या नहीं करी। ऑडिटर क्या चेक करता है, अकाउंटिंग में भी तो एरर्स देखता है वो, कि अकाउंटिंग आपने सही किया या नहीं किया, जर्नल एंट्री जो होना चाहिए, प्रो राटा एडजस्टमेंट जो होना चाहिए, वो सारा प्रॉपर्ली डन है या नहीं है। ये मेन चीजें क्या है, ऑडिटर चेक करता है। इसके अलावा और ऑडिटर क्या चेक करेगा, आपने कंपनीज के, मैं सिर्फ नॉर्मल पॉइंट्स बता रही हूँ, अभी पढ़ेंगे अपन, है ना, आपको याद रखने के लिए पॉइंट बता रही हूँ कि लॉ की कंप्लाइंसेस के लिए सारे पॉइंट्स जो बोले वो लिखने हैं हमें। अब अकाउंट्स भी तो चेक करता है, वो तो अकाउंटिंग एंट्रीज देखनी है हमें, प्रो राटा की अकाउंटिंग एंट्री सही करी या नहीं करी, शेयर फॉर फीचर हुए हैं तो उसकी एंट्री सही करी या नहीं करी। अभी तो हम सिर्फ इशू की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। देन उसके बाद में लास्ट चीज जो हमें चेक करनी है वो ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो वहां पे शेयर कैपिटल का एक नोट दिया हुआ है, बनाया है आप लोगों ने कभी शेयर कैपिटल का नोट टू अकाउंट्स? यस मैम, क्लास में मैम बनाए हैं ना अकाउंट्स में 12th में। अकाउंट्स में 12th में भी बनाए होंगे और अपने फाउंडेशन में भी बनाए होंगे। ठीक है, तो ना आप लोगों को ये वहां का वो रेफरेंस भी देना है कि जो शेड्यूल 6 के अंदर प्रेजेंटेशन गिवन है शेयर कैपिटल का, वो शेयर कैपिटल का अकॉर्डिंगली आपने प्रेजेंटेशन किया या नहीं किया। ये मेन 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हुए हमें लिखना है। तो फर्स्ट देखिए, सबसे पहले स्टडी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पर्सुएंट टू विच द इशू इज मेड टू डिटरमाइन हाउ मेनी शेयर्स, यानी कि प्रोस्पेक्टस रीड करना है आपको। मैं कितने शेयर्स इशू कर रही हूँ, क्या प्राइस पे शेयर इशू कर रही हूँ, ठीक है, उसका क्या नेचर है, प्रेफरेंस शेयर है या इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है, फॉर कैश इशू कर रही हूँ या फॉर अदर देन कैश भी इशू कर सकती हूँ मैं उनको। ये सारी चीजें मुझे कहाँ से पता चलेगी, मेरे प्रोस्पेक्टस से पता चलेगी। रीपेमेंट कब होगा, कितने टाइम पीरियड में होगा, क्या टर्म्स और कंडीशन है, इन मनी का मैं यूज कहाँ पे लेने वाली हूँ, ये हर एक चीज, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस करके एक पॉइंट, वो हमें कहाँ से पता चलेगा, प्रोस्पेक्टस से पता चलेगा। तो एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस टू सी द सब्सटेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलेवेंट टर्म्स ऑफ द इशू including the mode of payment of purchase consideration in case of an issue to a vendor of the business, payability of commission to underwriters और payability of the preliminary expenses। ठीक है, आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि जो preliminary expenses क्या होते हैं, पता है सब लोगों को? यस मैम। यस मैम, जो रजिस्ट्रेशन करने से पहले, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले जो लगते हैं। यस मैम, कह सकते हैं। और शेयर्स इशू करने के लिए कौन से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक शेयर्स को प्रिंट करवाना, है ना, शेयर सर्टिफिकेट्स प्रिंट करवाना, ये सब मेरे क्या होते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। तो इनका मेरे को क्या ट्रीटमेंट करना है, कैसे ये एक्सपेंसेस के साथ में डील करना है, ये सब हमारा कहाँ लिखा होता है, प्रोस्पेक्टस के अंदर। अंडरराइटर्स अपॉइंट हुए या नहीं हुए, उनको कितना कमीशन देंगे, ठीक है, हर एक चीज कहाँ पे लिखी हुई होती है हमारे प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो एज एन ऑडिटर मैं सबसे पहले, मुझे शेयर्स इशू कर रहे हो तो उसका नॉलेज तो चाहिए रहेगा कि आपका ऑथराइज्ड कैपिटल कितना था, इशू कितना हुआ, सब्सक्राइब कितना हुआ। तो ये सब मेरे को कहाँ से पता चलेगा कि मैं कितने शेयर्स इशू कर रही हूँ, मुझे प्रोस्पेक्टस से पता चलेगा। नाउ प्रोस्पेक्टस से चीजें देखने के बाद में मैंने क्या चेक किया कि मिनिमम अमाउंट हैज बीन सब्सक्राइब्ड और नॉट as stated in the
प्रोस्पेक्टस, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो हुआ या नहीं हुआ। जरूरी नहीं है हम एज इट इज सेम लाइंस लिखे, आपको सारी प्रैक्टिकल नॉलेज है क्योंकि आपने अकाउंटिंग किया है शेयर्स का पूरा 12th क्लास में, तो वो एज इट इज लिख दो यहाँ पे, मिनिमम अमाउंट रिसीव हुआ या नहीं हुआ ना, मतलब मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% हुआ या नहीं हुआ। अब हमारा सबसे पहले कौन सा मनी रिसीव होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। तो अब एप्लीकेशन मनी के बारे में लाइन आ रही है आपके, टू चेक वेदर द सम्स पेबल ऑन एप्लीकेशन for the amount so stated have been paid to and received by the company by check or other instrument। आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ या नहीं हुआ ये चेक करेंगे। कौन से इंस्ट्रूमेंट से होगा, ऑब्वियसली बैंक के अंदर ही आता है, डायरेक्टली पैसा बैंक अकाउंट के अंदर ही आता है। जब भी हम शेयर्स इशू करते हैं, हम कैश कभी भी पकड़ा के नहीं आते हैं। जब भी कोई आईपीओ होता है तो आईपीओ के अंदर कंपनी का बैंक अकाउंट मेंशन रहता है, लिंक्ड रहते हैं वो लोग, डायरेक्टली उस आईपीओ से उनका बैंक अकाउंट लिंक्ड रहता है और सारा पैसा उनके बैंक अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे गलती से भी कैश मत लिखना कि कैश के अंदर पैसा रिसीव हुआ या नहीं हुआ, ये चेक करेंगे। नॉर्मली चेक से होगा, ड्राफ्ट से होगा, यानी वो इंस्ट्रूमेंट जो डायरेक्टली बैंक के अंदर जाकर के पेमेंट होता है। देन नेक्स्ट, अगर मेरे पास में एप्लीकेशन मनी कितनी हो सकती है, मिनिमम कितना होना चाहिए, 5% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम एज एन ऑडिटर ये चेक करेंगे कि जो भी सिक्योरिटी आप इशू कर रहे हो उसका फेस वैल्यू का मिनिमम 5% आपको एप्लीकेशन पे मिल जाना चाहिए। तो आपने जो अमाउंट फिक्स किया है वो 5% तो है ना, ये चीज हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर सेबी ने, क्योंकि सेबी भी एप्लीकेबल होता है कंपनीज एक्ट, कंपनीज के ऊपर, अगर सेबी ने कुछ और रेगुलेशंस निकाल रखे हैं इस पर्टिकुलर बिहाफ में, तो हम सेबी के रेगुलेशंस की भी क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे, क्योंकि हमें रूल्स और रेगुलेशंस दोनों की, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन सबकी चेकिंग करनी पड़ती है। ठीक है, बोर्ड मिनट्स भी चेक करेंगे कि सिक्योरिटी क्यों इशू किया गया और यूटिलाइज उसी पर्पस के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो हमें उस पेमेंट को क्या करना पड़ेगा, वापस से रिफंड करना पड़ेगा। रिफंड कितने टाइम पीरियड में करना होता है, 30 डेज के अंदर रिफंड करना होता है। तो ऑडिटर ये अमाउंट चेक करेगा कि रिफंड किया या नहीं किया, अगर आपने मिनिमम अमाउंट हैज नॉट बीन सब्सक्राइब्ड। ठीक है, और ये रिफंड कितने टाइम में पेमेंट कर देना चाहिए, जिस समय आपका एप्लीकेशन क्लोज होता है, जिस डेट पे, उस डेट से 30 डेज के अंदर अंदर आपको ये रिफंड कर देना चाहिए। क्लियर? अच्छा, अब सबसे मेन चीज जो आप लोगों को शायद तो पता होगी क्योंकि कंपनीज एक्ट पढ़ा है आपने, जब भी हम शेयर्स अलॉट करते हैं तो हमें एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट SH7 करके एक फाइलिंग होती है। यस मैम। ठीक है, तो वो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट हमें क्या करना पड़ता है, आरओसी को फाइल करना पड़ता है। तो जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं, तो अगेन हमारी शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई होगी, तो कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ, पैसा कब मिला, ये सारी डिटेल्स हमें आरओसी को फाइल करनी होती है। तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स गिवन है आपको कंपनीज एक्ट के अंदर, उस पर्टिकुलर प्रेस्क्राइब्ड लिमिट में आपने ये रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल किया या नहीं किया। क्लियर? सबको याद है ये SS7 वाला पॉइंट? यस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कि अगर कोई डिफॉल्ट मिलता है ऑडिटर को इन प्रोविजंस में, लाइक SS7 आपने फाइल नहीं किया, आपने अमाउंट अभी तक रिफंड नहीं किया, ठीक है, तो ये सारी चीजें उसे अपने ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर क्या करनी होती है, रिपोर्ट करनी, इन्फॉर्म करनी। ठीक है। कुछ भी नया नहीं है, सब ऑलरेडी हमने पढ़ रखा था, सिर्फ क्या पढ़ा है, इशू ऑफ शेयर पढ़ा है। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपसे पूछे थे वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर? नो मैम। अच्छा, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल का क्या मतलब होता है? मैम जो हमारी शेयर कैपिटल जैसे उसका कंसोलिडेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मतलब सर्टेन चेंजेस करना इन द शेयर कैपिटल, मैम इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी करना हो कैपिटल, वेरी गुड ना, एमओए के अंदर चेंज कर दो।
तो कैसे करोगे आप ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल? क्या पहले आपको कोई रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा या बस सीधा मैम, कर दिया? ऑर्डिनरी ऑल्टरेशन पास होता है मैम ऑल्टरेशन के लिए तो कौन सा पास होता है? ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, है ना? ओके, तो अगर ऑल्ट्रेशन कर रहे हो तो क्या आपको एमओए एओए में भी कोई चेंजेस करने पड़ेंगे? नो मैम। एमओए में होगा ना ऑथराइज्ड कैपिटल, मैम एमओए में चेंज करेंगे MOA में होगा ऑथराइज्ड मैम। कैपिटल। बिल्कुल चेंज होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 100 रुपए की चीज को कन्वर्ट कर रहे हो, ऑल्ट्रेशन मतलब चेंज कर रहे हो। मैम वो अपना चार्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसमें करना हाँ, पड़ेगा। पहले आपका जो शेयर था वो एक शेयर 100 रुपए का था। अब आपकी इच्छा हो रही है कि मुझे एक शेयर को 10 रुपए का करना है, ठीक है? तो क्या आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक कैपिटल क्लॉज होता है? वहां पे लिखा हुआ होता है ना कि आपकी शेयर कैपिटल Yes, कितने ma'am. रुपए में डिवाइडेड है। तो वहां पे आपको चेंजेस करने पड़ेंगे ना। तो हमें लॉजिकली जितना समझोगे ना उतना आप अच्छे पॉइंट्स लिख करके आ पाओगे और लर्न करने की कोई नीड नहीं रहेगी हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मेमोरेंडम आर्टिकल्स को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल क्लॉज पे इफेक्ट आएगा, ठीक है? देन क्या इसकी वजह से वोटिंग राइट पे कोई इफेक्ट आना चाहिए? समझिए, आपके पास में, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ सिंपल सा। आपके पास में पहले एक शेयर था, ठीक है? एक शेयर था 100 रुपए का, तो आपकी शेयर कैपिटल कितनी थी? 100 रुपए थी। अब मैंने शेयर कितने रुपए का कर दिया? 10 रुपए का एक शेयर कर दिया। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके इंक्रीज हो गए 10, ठीक है? शेयर कैपिटल अभी भी आपके पास कितनी है? 100 रुपए की है। और वोटिंग राइट्स कैसे मिलते हैं हमको? one person one vote Equal Person, with them. one vote. One person. one person equals to one vote वोटिंग राइट्स कभी भी शेयर के एवरेज में हमें नहीं मिलते। हमें हमेशा ऐसे ही मिलते हैं कि एक बंदा एक वोट दे सकता है, ऐसा ही मिलता है, ठीक है? Yes. तो हमेशा ऑडिटर को ये चेक करना होता है क्या कि ऑल्टरेशन की वजह से एक तो शेयर कैपिटल की अमाउंट में कभी चेंजेस नहीं आने चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, पहले आपके पास में 100 रुपए की शेयर थी, है ना? एक ही शेयर था कितने रुपए का? 100 रुपए का। अब मैंने उसको क्या कर दिया? 10 रुपए का शेयर बना दिया एक। तो आपके पास में कितने शेयर हो गए? 10 शेयर हो गए 10 रुपए वाले। अभी भी कैपिटल कितनी है आपके पास में? 100 रुपए की ही कैपिटल है। समझ रहे हो ये पॉइंट? मैम हाँ बोलिए। मैम वैसे जनरली मतलब ये चीज तो ठीक है कि one person one vote, बट मैम जैसे ये पॉइंट का इफेक्ट उस पे मतलब लाइक अगर वो ऐसी कंपनी है लाइक जो इशू कर रही है शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, तो उससे तो फिर इस पॉइंट पे फर्क पड़ेगा ना? हाँ, डिफरेंशियल पे तो फर्क पड़ेगा आपका। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है तो वो ऑलरेडी हमारे मेमोरेंडम में प्रेस्क्राइब रहता है कि हम किस टाइप के शेयर्स इशू कर रहे हैं। और देन अगर हमारे वोटिंग परसेंटेज पे इफेक्ट आता है तो उसका रिपोर्टिंग, उसका चेकिंग एक ऑडिटर को करना पड़ता है, ठीक है? अगर सेम डिनोमिनेशन वाले थे आपके पास में, सेम वोटिंग परसेंटेज वाले राइट्स शेयर्स आपने इशू कर रखे थे, तो आपको कोई भी सिर्फ इतना चेक करना होता है कि वोटिंग राइट्स पे तो कोई इफेक्ट नहीं आया। जो अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल था उसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आया। ये टोटल अमाउंट ऑफ शेयर मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में नहीं आया है। मैं बताती हूँ वापस से। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, कंपनी के पास में ऑलरेडी 50,000 शेयर्स थे, ठीक है? और एक शेयर कितने रुपए का था? 100 रुपीज का था। टोटल शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी उसकी? राइट, 50 lakhs। क्लियर सबको? नाउ कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो क्या करेगा? सब डिवीजन करेगा। सब डिवीजन मतलब एक शेयर के टुकड़े कर देगा, ठीक है? तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब मेरे को क्या करनी है, मेरी नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए की करनी है। मेरी नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए की करनी है, ठीक है? तो अब
क्या नॉमिनल वैल्यू चेंज करने से ओवरऑल शेयर कैपिटल पे कोई इफेक्ट आएगा क्या? ओवरऑल ma'am, शेयर no, ma'am. कैपिटल अभी भी कितनी रहेगी? 50 लाख ही रहेगी। 50 लाख की शेयर्स बढ़ जाएंगे लेकिन 50 लाख एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का है। तो अब मेरे नंबर ऑफ 5 लाख शेयर 5 लाख 5 शेयर लाख शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे केवल नंबर ऑफ शेयर्स में डिफरेंस आता है, मेरी ओवरऑल कैपिटल हमेशा 50 लाख रुपए ही रहेगी। सेकंड एग्जांपल देखिए इसका, कंपनी के पास में 50,000 शेयर्स थे और उसका नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए था, तो टोटल कितने रुपए की शेयर कैपिटल थी कंपनी के पास में? 5 लाख रुपए की। नाउ कंपनी ने डिसाइड किया कि वो कंसोलिडेशन करेगी, शेयर्स को कंसोलिडेट कर देगी। अब उसकी इच्छा है कि फेस वैल्यू कितनी हो? 100 रुपए की हो। तो अब मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 5,000 50,000 5,000। मेरी शेयर कैपिटल कितनी है? 5 लाख रुपए। एक शेयर मेरा 100 रुपए का है, तो मेरे नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? 5,000 शेयर्स हो जाएंगे, है ना? तो क्या शेयर कैपिटल के ऑल्टरेशन की वजह से टोटल वैल्यू ऑफ शेयर पे कभी भी, शेयर कैपिटल पे कभी भी इफेक्ट नहीं आता है? तो ऑडिटर को इसका अकाउंटिंग चेक करना होता है। ऑडिटर को क्या करना होता है? इसका अकाउंटिंग चेक करना होता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, सीखी है क्या आप लोगों ने? अकाउंट्स में है चैप्टर ये आपके? यस है चैप्टर? नहीं मैम, कंसोलिडेशन ये सब तो नहीं है ना, क्योंकि ये शायद फाइनल लेवल पे आएगा आपके। देखिए क्या होती है, सिंपल सी मैं बता देती हूँ। जो पुराना कैपिटल है वो डेबिट हो जाएगा, तो ₹100 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? रुपए तो भाई 50 लाख, और 2 में क्या आ जाएगा मेरा? ये डेबिट है। और न्यू कैपिटल कितनी हो गई? 10 रुपए वाली न्यू कैपिटल हो गई, तो ₹10 शेयर कैपिटल। और अभी भी रुपए कितने आएंगे यहाँ पे? 50 लाख रुपए। तो सिंपली पुरानी शेयर कैपिटल क्लोज हो गई, न्यू शेयर कैपिटल ओपन हो गई। ये इसकी जर्नल एंट्री होती है। तो ऑडिटर को ये चेक करना होता है कि जर्नल एंट्रीज प्रॉपर्ली करी या नहीं करी। क्लियर सबको? यस मैम। आइए पढ़ते फटाफट से। कंफर्म दैट ऑल्टरेशन वाज ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल। सबसे पहले आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ होना चाहिए कि हम ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल कर सकते हैं, लिखा हुआ है। फिर बोर्ड मीटिंग्स पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पहले बोर्ड ही तो डिसीजन लेगा कि हमें क्या करना है? ऑल्टरेशन करना है शेयर कैपिटल का। नाउ शेयर कैपिटल का ऑल्टरेशन का राइट मेंबर्स के पास में है, इसलिए हमें ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो ऑडिटर को ये चेक करना है। वर्ड्स देखो यहाँ पे, वेरीफाई, ऑब्टेन द रीजंस यानी ऑडिट एविडेंसेस चेक करना, चेक, ये वर्ड्स रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑडिटर चेकिंग कर रहा है, तो ऑडिटर को या तो वेरीफाई करना पड़ेगा या किसी चीज को कंफर्म करना पड़ेगा या कुछ ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने पड़ेंगे। तो ये वर्ड्स से ही आपको इसकी लैंग्वेज स्टार्ट करनी है। तो वेरीफाई द मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग, ordinary resolution passed in the general meeting in which the approval of the members is obtained। ये आपका कंपनीज एक्ट के अंदर अगर सेक्शन 61 पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ होगा कि भाई ये 2 काम पहले करने पड़ेंगे ऑल्टरेशन से। देन न्यू मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी लेनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी क्यों चेंज हुआ, उसके रीजन, लाइक कंसोलिडेशन हो रहा है, आपका सब डिवीजन हो रहा है, हो क्या रहा है, उसका रीजन हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये चेक करना पड़ेगा कि वोटिंग परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर्स पे कोई इफेक्ट तो नहीं आया। शेयर कैपिटल जो शेयर्स में डिवाइडेड थी उनके ऊपर कोई शेयर कैपिटल, ओवरऑल शेयर कैपिटल पे कोई इफेक्ट तो नहीं आया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो चीज चेक करनी है वो ये कि शेयर कैपिटल का वैल्यू कभी भी कंपनी ₹1 से कम नहीं कर सकती है। मतलब मैं सब डिवीजन कर रही हूँ तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि 25 पैसे का एक शेयर हो गया, नहीं। मिनिमम फेस वैल्यू आपकी ₹1 होनी चाहिए एक शेयर की। तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि ऑल्टरेशन के बाद में कहीं डिनोमिनेशन ऑफ द शेयर जो है, फेस वैल्यू है जो वो ₹1 से ज्यादा होनी चाहिए। देन अकाउंटिंग एंट्रीज चेक करेगा, जो हम ऑलरेडी
पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद में एक और पॉइंट कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स भी वो क्या करेगा, चेक करेगा। रजिस्टर ऑफ मेंबर क्यों चेक करेगा? उनकी नंबर ऑफ शेयर्स बदल जाएंगे। तभी तक यस, नंबर ऑफ शेयर्स बदल जाएंगे, तो नंबर ऑफ शेयर आपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में भी चेंज किया या नहीं किया, वो चीज भी हम चेक करेंगे। क्लियर सबको? अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। यस मैम। अच्छा, बोनस शेयर का सेक्शन पढ़ा हुआ है सबने? यस मैम। Yes, चलिए ma'am. बताइए क्या क्या पता है आपको बोनस शेयर्स के बारे में? मैम बोनस शेयर में ना एक के बदले एक शेयर फ्री दिया जाता है। कुछ शेयर्स के बदले में कुछ शेयर्स हाँ। फ्री दिए जाते हैं, है ना? हाँ, उनके लिए पैसे कंसिडरेशन नहीं लिया जाता। कंसिडरेशन नहीं लिया जाता है। ओके, तो नाउ मैम इसमें रिजर्व्स को कैपिटलाइज करके दिया जाता है। पेमेंट उसको बाकी नहीं हो It's actually a way of capitalizing the profits of the company. ये कैसे करते हैं बोनस शेयर इशू? हम रिजर्व्स को कैपिटलाइज करते हैं, और Yes, कौन से ma'am. रिजर्व्स को कैपिटलाइज कर सकते हैं? सारे रिजर्व्स या कुछ रिजर्व्स नेम स्पेसिफाइड है? Security period. सीआरआर फ्री रिजर्व्स, फिर ही रही है ना? फ्री रिजर्व्स को ही कैपिटलाइज करके हम क्या करते हैं, बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं। क्या रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स से जो रिजर्व बनता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व, नहीं हाँ मैम, मैं उससे उसे नो मैम, उससे यूज नहीं कर सकते। ठीक है? अच्छा, ये तो हो गई अकाउंट से रिलेटेड बातें जो आपने मुझे अभी अभी बताई है। अब मुझे लॉ से रिलेटेड बातें बताओ, जो आपने कंपनीज एक्ट के सेक्शन 63 में पढ़ी है कि आप कब बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी का कोई पेमेंट डिफॉल्ट कर रखा हो तो पेमेंट करने का। अगर तो आपने वेरी गुड पेमेंट में डिफॉल्ट कर रखा है, किसी से भी डेट्स ले रखे हैं या कोई एफडीज ले रखे हैं, मतलब फिक्स डिपॉजिट्स ले रखे हैं, और उनका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का टाइमली रीपेमेंट नहीं किया, तो आप बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकते। कुछ स्टैट्यूटरी ड्यूज है लाइक एम्प्लॉइज के, ठीक है, यस मैम, ग्रेचुइटी और ग्रेचुइटी, पीएफ, बोनस, इन सब का अगर आपने डिफॉल्ट किया है तो आप बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। अच्छा, बोनस शेयर में पार्टली पेड अप शेयर्स के लिए भी इशू कर सकती हो क्या? नो मैम, तो मैम फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा। पहले हमें उन्हें फुल्ली पेड अप बनाना पड़ता है, फिर ही हम बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, है ना? ओके, देन बोनस शेयर क्या, मैं डिविडेंड, मेरे को आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, पर मेरे पास में कैश नहीं है, तो मैं डिविडेंड के बदले में बोनस दे सकती हूँ आपको? नो मैम। मैम यस नहीं होता। आपको ये भी रेस्ट्रिक्शन है कि आप डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकते। ये सारी रेस्ट्रिक्शंस मुझे कहाँ पे गिवन है? कंपनीज एक्ट के अंदर गिवन है, ठीक है? तो बस यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे इशू ऑफ बोनस शेयर में क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले ऑथराइज होना चाहिए, तो ऑडिटर ये चेक करेगा, ठीक है? आपको सिर्फ इस चैप्टर में क्या करना है, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस ध्यान होने चाहिए, अकाउंटिंग आनी चाहिए। ये दो चीजें आती है आपको तो आप आंसर बहुत ही इजीली लिख सकते हो। ऑथराइज्ड है क्या, ये चेक करेंगे। रिजोल्यूशन पास हुआ क्या, ये चेक करेंगे। बोनस शेयर्स जो हम इशू कर रहे हैं वो हमेशा फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स ही इशू करते हैं। आपने कभी अकाउंट्स में ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है कि 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला 5 रुपए पे हमने बोनस शेयर इशू किया? नहीं ना? आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ो ना, तब देखा करो हमने बोनस शेयर 10 रुपए फुल्ली पेड अप वाला इशू किया है, ऐसा लैंग्वेज आता है आपका अकाउंट्स में, है ना? तो बोनस शेयर जो हम इशू कर रहे हैं वो केवल फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स ही इशू करते हैं। और किनको इशू करेंगे? अगर कोई खुद के मेंबर्स को इशू किया जाता है ओनली। हाँ, खुद के मेंबर्स को, जो ऑलरेडी कंपनी के मेंबर्स हैं, यानी कि जिनके पास शेयर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जिनके पास शेयर है ऑलरेडी, उन्हीं को बोनस शेयर इशू किया जाता है, ठीक है? नाउ कंफर्म दैट कि बोनस शेयर आप रिवैल्यूएशन रिजर्व से इशू नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि बोनस शेयर केवल फ्री रिजर्व से इशू होते हैं। और एक वर्ड आपने बोला था कि कैपिटलाइज करते हैं हम रिजर्व्स को, ठीक है? तो वो कैपिटलाइजिंग ऑफ रिजर्व सही ढंग से किया या नहीं किया, ये चीज अकाउंटिंग के अंदर ऑडिटर चेक करेगा।
देन कंपनी ने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया, इंटरेस्ट प्रिंसिपल का, स्टैट्यूटरी ड्यूज का, वो वाला पॉइंट आ गया। अगर कोई पार्टली पेड शेयर्स है तो पहले उनको फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा आपको, और बोनस शेयर कभी भी डिविडेंड के बदले में आप इशू नहीं कर सकते। ये सारे पॉइंट्स हमें क्या करने हैं, इशू ऑफ बोनस शेयर में एज एन ऑडिटर हमें चेक करने हैं। अच्छा, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज याद है सबको? यस मैम। चलिए रीजॉइन कर लीजिए, बायबैक पढ़ते हैं।